Hello everyone. In today's lecture I am going to cover the amendments in for June 2020 exam which are in the topic rather paper corporate restructuring valuation and insolvency old syllabus CRVI जो CRVI आपका ओल्ड सिलेबस का पेपर है उस पेपर में पर्टिकुलरली टॉपिक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो जून 2020 एग्जाम के लिए अमेंडमेंट हम पढ़ रहे हैं विच इन फॉर द पेपर CRVI ओल्ड सिलेबस, उसमें पर्टिकुलर चैप्टर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। कि बाकी सारे चैप्टर्स के अमेंडमेंट का लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2 in the context of only this topic insolvency and bankruptcy code 2016। देखिए क्या अमेंडमेंट्स है इसके अंदर। स्टार्टिंग में जो आपका पेज नंबर, मैं पेज नंबर्स के साथ बताऊंगा 309310, नीचे नहीं देखिए एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन जो CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट में। उसमें इंट्रोडक्शन में पैरा नंबर 2 में लिखा हुआ है, पैरा 2 पैरा 3 में लिखा हुआ कि साहब जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एक्चुअली क्या कॉरपोरेट पर्सन की डेफिनेशन में हमने फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एक्सक्लूड किया हुआ है, FSP को एक्सक्लूड किया हुआ है। इसका तब उनके ऊपर IBC कोड अप्लाई नहीं होता, ये लिखा हुआ ना IBC कोड अप्लाई नहीं होता। लेकिन रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट आई है एंड ये बोला कि साहब कुछ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर IBC कोड अप्लाई होगा, उसके भी लेकिन रूल्स रेगुलेशन सब अलग बनेंगे बट अप्लाई होगा। एंड वो इसलिए जो पैरा नंबर 3 है उसका मैंने एक हाउएवर करके पैरा 3 बोलता है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पर IBC नहीं लगेगा, लेकिन कुछ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पर IBC अब लगेगा। तो मैंने पैरा 3 के बाद मतलब एग्जिस्टिंग पैरा 3 और 4 के बीच में एक नया पैरा ऐड कर दिया है। वो देखिए हाउएवर IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। कौन कौन? पहला फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल, नंबर 1 NBFC। कैसी NBFC? जिसका एसेट साइज एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। एंड सेकेंड इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, अगेन जिसका एसेट साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। मतलब इस तरह की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर अब IBC कोड अप्लाई होगा। मतलब पहले तो हम ब्लैंकेट मना कर रहे थे लेकिन अब अप्लाई होगा। इज अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हु आर NBFC बट नॉट एवरी NBFC। विच NBFC? विच एसेट साइज ऑफ एटलीस्ट 500 करोड़ एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विच है द एसेट साइज ऑफ एटलीस्ट 500 करोड़ एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। इनके कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के FSP के फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पे अभी अब एक्चुअली क्या हुआ, बीच में आप सुना होगा दीवान हाउसिंग, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इस तरह कई सारे स्कैम हो गए थे। तो उनको भी इस लॉ के परव्यू में लाने के लिए ये आपको अमेंडमेंट की गई है। एंड इस तरह की जो अमेंडमेंट्स क्योंकि ऐसे केसेस बहुत सारे आए थे और उनके ऊपर कोई स्ट्रिंजेंट लॉ लग नहीं रहा था, तो उसको कवर करने के लिए IBC कोड को अमेंड किया गया। नाउ दे हैव बीन, लेकिन हाँ इनके कॉन्टेक्स्ट में जब हम IBC लगाएंगे तो उसके रेगुलेशन वगैरह सब सेपरेट बने एंड उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये नहीं कह सकते लगे। तो कह सकते जनरली FSP पे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर आपको IBC कोड नहीं लगता, लेकिन कुछ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो गवर्नमेंट नोटिफाई किए हैं, जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनके रिस्पेक्ट में आपको IBC कोड लगेगा। इनके सेपरेट रेगुलेशंस वगैरह सारी बातें। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 310, वहां पे जो सेक्शन 7 है
पेज नंबर 310 पे जो सेक्शन नंबर 7 है, इनिशिएशन ऑफ CRP, इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिन्यूअल प्रोसेस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। ये जो सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं एंड वो आपको कैसे आपको, तो उसके अंदर एक आपको एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिया एग्जिस्टिंग पैरा 2 और 3 के बीच में, जो एग्जिस्टिंग पैरास 2 एंड 3 है, इनके बीच में एक नया पैरा हमने ऐड कर दिया। वो क्या, देखिए एक्चुअली पैरा नंबर 2 में लिखा हुआ है कि कोई सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर अकेला या अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिलके एप्लीकेशन लगा सकता है फॉर कमेंसिंग द CRP। लेकिन ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर फाइनेंशियल क्रेडिटर। कौन सा? वो फाइनेंशियल क्रेडिटर वो आर अलॉटीज ऑफ रियल स्टेट प्रोजेक्ट। आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको रियल स्टेट प्रोजेक्ट के अंदर आपने कोई फ्लैट बुक करा रखा है ऑल दैट, तो अलॉटी, तो आप भी फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं टू द रियल स्टेट कंपनी। तो अगर आप फाइनेंशियल क्रेडिटर इन द फॉर्म ऑफ अलॉटी जो रियल स्टेट प्रोजेक्ट हैं, तो उस केस में बोला कि अगर आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 7, तो उस केस में कुछ कंडीशन डिफरेंट है। वो क्या? या तो 100 अलॉटीज हो और 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ अलॉटीज इन दैट सेम प्रोजेक्ट, विच एवर इज लेस। इतने अलॉटी मिलकर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या तो नंबर वाइज 100 अलॉटीज और जितने भी अलॉटी सेम प्रोजेक्ट में ऑफ द रियल एस्टेट कंपनी उसके 10% निकालो, विच एवर इज लेस। कम इतने अलॉटी मिलकर ही एप्लीकेशन लगा, मतलब क्योंकि जनरल प्रोविजंस के हिसाब से एक सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर या एक से ज़्यादा भी, बट अगर आप यू आर अ फाइनेंशियल क्रेडिटर इन द फॉर्म ऑफ अलॉटीज ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड दिस कंडीशन मिनिमम 100 अलॉटीज और 10% टोटल नंबर अलॉटी विच एवर लेस, इतने ही लोग मिलकर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। उसका देखिए 3 जगह चेंज है, एक चेंज एक ही की वजह से वो, लेकिन 3 जगह उसका इफेक्ट है, वो बताता हूँ क्या है। एक्चुअली क्या एक कंसेप्ट है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ये डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 12। उसमें पहले तो लिखा होगा साहब इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट वो होगी जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट होती है अंडर सेक्शन 7 और 9 और 10। सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगाता है, 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर, 10 में कॉर्पोरेट इटसेल्फ। उस दिन आपको माना जाएगा साहब इंसॉल्वेंसी कमेंस होगी। लेकिन अगर IRP अपॉइंट नहीं हुआ ऑन दैट डेट, तो जिस दिन आपको IRP NCLT अपॉइंट किया दैट डेट विल टेकन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो अब ये डेफिनेशन अमेंड हो गई। सेक्शन 5 क्लॉज 12 में पहले वाला सेंटेंस सेम कि डेट ऑफ एडमिटिंग द एप्लीकेशन द सेक्शन 7, 9, 10 दैट डेट विल टेकन इंसॉल्वेंसी, वो सेम है। लेकिन हाउएवर IRP अपॉइंट नहीं हुआ, वो अलग सेंटेंस ही डिलीट कर दिया। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ। एक्चुअली कुछ प्रोविजन में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस थी। एक तरफ बोल रहे हैं कि सर अगर IRP नहीं अपॉइंट हुआ ऑन द डेट ऑफ एडमिटिंग द एप्लीकेशन, तो बाद में IRP कौन अपॉइंट करे? NCLT, एंड उस डेट को हम मानेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट। लेकिन जब हम सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 आगे आएगा, बताऊंगा उसका अमेंडमेंट बताऊंगा, उसमें लिखा होगा कि सब NCLT विल अपॉइंट द IRP विद इन 14 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। एक टर्म बोले जितना IRP अपॉइंट होगा बाय द NCLT, वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट अगर शुरू में अपॉइंट नहीं हुआ बाय द पार्टी, बाय द एप्लीकेंट, उसने प्रपोज नहीं किया, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने या ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, डेटर ने, तो बाद में IRP NCLT अपॉइंट करे, उस दिन को डेट इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट मानेंगे। और सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 बोलता है जिस वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से 14 दिन के अंदर IRP NCLT अपॉइंट करेगा। दोनों चीज कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो अब उन्होंने सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 भी अमेंड कर दिया। वहाँ क्या लिख दिया है कि जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है उसी डेट को IRP NCLT अपॉइंट करे। इसका मतलब आप सारी चीज़ को मिला के देखिए क्या सिचुएशन है। इससे सेक्शन 5 क्लॉज 12 अमेंड हुआ। डेफिनेशन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट वो सिंपली बोलता है जिस दिन सेक्शन 7 में एप्लीकेशन एडमिट हुई, जिस दिन 9 में हुई या 10 में हुई, उसी डेट को इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट मानेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। क्लियर? अच्छा, अगर मान लीजिए जिसने अप्लाई किया था सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर, 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर, 10 में कॉर्पोरेट इटसेल्फ, उसने अगर किसी का नाम खुद ही प्रपोज किया है IRP और उसको NCLT ने अप्रूव कर दिया, फिर तो IRP अपॉइंटेड हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में IRP नाउ विल बी अपॉइंटेड बाय NCLT, दैट टू ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। एंड व्हाट इज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट? द डेट ऑफ एडमिटिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9 और 10। इसका कई जगह इफेक्ट आ गया।
यहाँ डेफिनेशन अमेंड हुई इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की, और सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 जो बोल रहा था कि विद इन 14 डेज एनसीएलटी अपॉइंट करे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, अब सिंपली बोल रहा है जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है उसी डेट को आपको, और वो डेट कौन सी है जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई, उसी डेट को आईआरपी विल बी अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी। इसका तो या तो एप्लीकेंट ने बता रखा प्रपोज कर रखा तो वही हो जाएगा, अदरवाइज जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट होगी साथ में आईआरपी भी अपॉइंट होगा बाय द एनसीएलटी। इसका तो पार्टी ने जो बताया वो या आईआरपी बाय द एनसीएलटी जो भी होगा ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, तो इससे मल्टीपल जगह इफेक्ट आ गया। तो इसका था जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के बारे में जहाँ तक लिखा होता, हाउएवर अगर पहले आईआरपी अपॉइंट नहीं हुआ तो बाद में जब आईआरपी अपॉइंट होगा, सब जगह इसका इफेक्ट आ गया। पेज नंबर 310 पे टॉपिक इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, इसका कंप्लीट सेकंड सेंटेंस इन द लास्ट पैरा, इस टॉपिक के जो लास्ट पैरा है स्टेटिंग दैट हाउ द इंटरिम, ये आपको ओमिट हो गया। ऐसे पेज नंबर 311 दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर, उसमें लास्ट में लिखा हुआ कि साहब अगर पहले आईआरपी अपॉइंट नहीं हुआ तो वो सारा सेंटेंस ओमिट हो गया। ऐसे ही आपको पेज नंबर 311-12 पे इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी पर बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेशन, सब नोट्स में लिखा हुआ है किस पेज में कहाँ पे क्या चेंज है, लेकिन मैं बताऊँ ये है सेम चेंज कि बेसिकली अब आपकी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट का एक कंसेप्ट है द डेट ऑफ एडमिटिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7-9-10, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं, तो उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट सब जगह आपको आ गया। नेक्स्ट पेज नंबर 312 person not entitled to make the application, section 11. Persons not entitled to make application. Persons not entitled to make application, section number 11. इसमें आपने देखो हम पढ़ते हैं कि साहब जो सेक्शन 11 की क्लॉज ए बी सी डी में फॉल करता है, मान ली एक्स लिमिटेड कॉर्पोरेटर है, वो इनमें कहीं फॉल करता है, दैट इट कांट मेक द एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआरपी। लेकिन अगर ये एक्स लिमिटेड इसमें फॉल कर रहा है सेक्शन 11 क्लॉज ए बी सी डी, तो ये अपने लिए तो अप्लाई नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 10 फॉर इनिशिएटिंग सीआरपी, लेकिन अगर ये कॉर्पोरेटर किसी दूसरे कॉर्पोरेटर का फाइनेंशियल क्रेडिटर है या ऑपरेशनल क्रेडिटर है, इसके रिस्पेक्ट में ये चाहे तो एप्लीकेशन लगा सकता है। तो ये बात एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आपको यहाँ पे क्लैरिफाई की गई। क्या लिखा हुआ, फर्दर नथिंग इन दिस, लास्ट में ऐड हो जाएगा सेक्शन 11 में, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ कॉर्पोरेटर रेफर टू इन क्लॉज ए टू डी, मतलब ए टू डी में कवर जो हो रहा है, फ्रॉम इनिशिएटिंग द सीआरपी अगेंस्ट द अनदर कॉर्पोरेटर, मतलब आप अपने रिस्पेक्ट में तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हम दूसरे कॉर्पोरेटर के रिस्पेक्ट में रोक रहे हैं। इफ़ यू आर फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द अनदर, जैसे एक्स लिमिटेड यहाँ फॉल कर रहा है, लेकिन किसी दूसरे कॉर्पोरेटर का फाइनेंशियल कर दो, आप उसके अगेंस्ट चाहें तो सीआरपी सेक्शन 7 में एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर, एज ए ऑपरेशनल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 9 में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ये बात क्लैरिफाई की है, सेक्शन 11 में ये ऐड हो गया लास्ट में। नाउ सेक्शन नंबर 12 पेज नंबर 312-13 पे देखिए, सेक्शन 12 इसके थर्ड पैराग्राफ के अंदर एक जो लिखा 75% वोटिंग, उसको हटा दीजिएगा, इसकी जगह 66 हो जाएगा। एक्चुअली अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट पहले से था, बाय मिस्टेक आपकी बुक में रह गया था, ठीक है। 75 को कट करके 66 हो जाएगा, मतलब 66% वोटिंग से कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जब आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशन को ऑथराइज कर देंगे तो अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर एक्सटेंशन ऑफ पीरियड, पढ़ा 180 + 90, तो वहाँ पहले 75% मेजोरिटी से अप्रूव करते ऑथराइज करते थे, अब 66। तो ये एक्चुअली पहली चेंज, ये भी अमेंडमेंट हुआ था कहीं पास्ट में, बाय मिस्टेक आपकी बुक में रह गया था, उसको ठीक कर लीजिएगा। आपके इसी टॉपिक के इंट्रोडक्शन टॉपिक के अंदर ही जो टाइम पीरियड वाला जो टॉपिक है सेक्शन 12, इसी में लास्ट में एक पैराग्राफ और ऐड होगा, लास्ट में एक पैराग्राफ और आपको ऐड होगा, देखिए क्या वो ये बोलता है लास्ट में, क्या पैराग्राफ में 180 डेज नॉर्मल है, 90 डेज की वन टाइम एक्सटेंशन हो सकती है जो पहले से हम पढ़ रहे थे विद अगर एनसीएलटी अलाउ कर दे ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशन हु इज ऑथराइज्ड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर विद 66% वोटिंग।
अच्छा, पहले जब मान लीजिए एक्स लिमिटेड कॉर्पोरेटर है, इसके अगेंस्ट किसी ने कोई लीगल प्रोसीडिंग कोर्ट में स्टार्ट कर दी, नॉट रिलेटिंग टू आईबीसी, कुछ और कोर्ट में कोई क्रिमिनल केस, कोई सिविल केस फाइल कर दिया, इस केस को डिसाइड होने में मान लीजिए 4 साल लग रहे हैं, तो लॉ के हिसाब से वो सारा टाइम पीरियड में 4 साल काउंट नहीं होता था। डोंट यू थिंक फिर तो पर्पस ही डिफीट हो गया, टाइम बहुत लग रहा है, मतलब ये पूरा लीगल प्रोसीडिंग का टाइम पीरियड पूरा एक्सक्लूड हो जाता था। अब इन्होंने क्या किया है, ये ऐड कर दिया है 180 जनरली मैक्सिमम, 90 डेज की वन टाइम एक्सटेंशन पॉसिबल है, प्लस टाइम टेकन लीगल प्रोसीडिंग। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग हो जाती है अगेंस्ट द कॉर्पोरेटर, ये सब मिला के मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 330 डेज, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। अच्छा, ऐसा करके हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि सर लीगल प्रोसीडिंग अगर हो जाए तब भी सब मिला के मैक्सिमम 330 से ऊपर नहीं जाएगा। जनरली 180 90 डेज का एक्सटेंशन ले लिए, प्लस अगर लीगल प्रोसीडिंग सब मिला के कहते हैं 60 डेज लीगल प्रोसीडिंग दे दिया है, 330 से ऊपर मतलब 270 की जगह 330 हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर 330 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ आपका CIRP, कोई हम 330 डेज का मैक्सिमम, देन इन दैट केस वो कॉर्पोरेटर ऑटोमेटिकली लिक्विडेशन में चल जाएगा। इसमें ऑटोमेटिकली किसमें चल जाएगा, जो CIRP कंप्लीट नहीं हुई विद इन 330, इट विल ऑटोमेटिकली गो इनटू द लिक्विडेशन। ये आपको इसमें मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ये पैराग्राफ आपको सेक्शन 12 के लास्ट में ऐड हुआ इंट्रोडक्शन में। इट में बी नोटेड ए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल मैंडेटली बी कंप्लीटेड within a period of 330 days from the insolvency commencement date, including any extension of period of corporate insolvency 90 days का granted in this section, and the time taken in legal proceeding in relation to such resolution process of the corporator. मतलब ओवरऑल मैक्सिमम 330 हो सकता है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं। नेक्स्ट है पेज नंबर 314। पेज नंबर 314, इंट्रीम रेजोल्यूशन प्रोफेशन। यहां भी मैंने बताया था ना, सेक्शन 16 के अंदर था, पहले यह था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल अपॉइंट द IRP विद इन 14 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। अब हो गया ऑन द इंसॉल्वेंसी, मतलब विद इन 14 डेज की जगह ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हो गया। मैंने बताया ना सेक्शन 5 क्लॉज 12 में इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की डेफिनेशन अमेंड हुई है, उसका कई जगह इफेक्ट आ गया। तो अब पहले 14 दिन के पहले इनफैक्ट वो प्रोविजन ही गलत लिखा हुआ था, ठीक है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन था, इसको ठीक किया। इसका अगर पार्टी जो अप्लाई करा सेक्शन 7 में 9 में 10 में, और उसने खुद किसी का नाम प्रपोज करेगा IRP, और उसी को NCLT ने अप्रूव कर दिया, फिर तो वही हो जाएगा। और अगर नहीं ऐसा कुछ हुआ तो उस केस में जिस दिन आपको एप्लीकेशन एडमिट होगी उसी दिन IRP विल बी, जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट होगी दैट इज द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, उसी दिन आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NCLT विल अपॉइंट द IRP। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 316, इसमें रेजोल्यूशन प्लान की डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन 2930 रेजोल्यूशन प्लान सेकेंड पैराग्राफ में एक सेंटेंस लास्ट में ऐड कर देंगे। रेजोल्यूशन प्लान की जो डेफिनेशन हो तो है ये साथ में, इट में बी नोटेड दैट अ रेजोल्यूशन प्लान में इंक्लूड प्रोविजन फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉर्पोरेटर इंक्लूडिंग बाय मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा, रेजोल्यूशन प्लान में मर्जर की बात भी हो सकती है, अमलगमेशन, डीमर्जर, ये चीज़ें भी हो सकती है। मतलब रेजोल्यूशन प्लान में ऑल्सो इंक्लूड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉर्पोरेटर। इसका मतलब ये सब पॉसिबिलिटी भी हैं, ये लिख दिया गया है इन द रेजोल्यूशन प्लान की। इस तरह से भी रेजोल्यूशन प्लान में ऑल्सो टॉक अबाउट अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, ऑल दैट। नेक्स्ट पेज नंबर 316, 317, अप्रूवल और रेजोल्यूशन प्लान। उसमें एक फोर्थ पैराग्राफ जो है वो पूरा का पूरा फोर्थ पैराग्राफ को रिप्लेस कर देना है, एक्चुअली है क्या जो बताता हूँ। फोर्थ का जो इस टॉपिक अप्रूवल रेजोल्यूशन प्लान पेज नंबर 316, 317 पे, इस पे ये दे रखा है कि सर एक बार प्लान अप्रूव कर दिया NCLT ने, इट इज बाइंडिंग ऑन एम्प्लॉइज, मेंबर, क्रिएटर। अब इन्होंने बोल दिया साहब उन पे तो बाइंडिंग है, इसके अलावा गवर्नमेंट पे भी बाइंडिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, लोकल अथॉरिटी पे, इन पे भी बाइंडिंग है। तो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर दिए। इनमें पहले था कि वंस द रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव बाय द NCLT, इट इज बाइंडिंग ऑन द एम्प्लॉइज, मेंबर्स, क्रेडिटर्स, गारंटर्स। तो जो पहले था वो तो है, उन पे तो बाइंडिंग है ही, इसके अलावा इन्होंने बीच में कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए, इट विल ऑल्सो बी बाइंडिंग ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने जो नोट्स आपको दे रहा हूँ उसके अंदर पूरा जो फोर्थ पैराग्राफ है वो इट इज रिप्लेस बाय न्यू फोर्थ पैराग्राफ, तो नया, तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आ गए, उन पे भी बाइंडिंग होगा। लास्ट आपका पेज नंबर 318,
इसमें एक टॉपिक है ना, फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। फास्ट ट्रैक CIRP, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हो ना कि इज अ फास्ट ट्रैक CIRP कैन बी ऑन रिस्पेक्ट ओनली सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड, लिखा ना सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड स्मॉल कॉर्पोरेट्स। सबके रिस्पेक्ट में नहीं है। तो मैंने इसके बाद एक सेकेंड पैराग्राफ ऐड कर दिया, मतलब आपका जो पहले से जो पहला फर्स्ट पैराग्राफ वो तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद वाली सब रहेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में एक नया पैराग्राफ ऐड करा दिया, गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन सी स्मॉल कॉर्पोरेट्स को प्रिस्क्राइब किया है जिसके रिस्पेक्ट में इट इज पॉसिबल टू गो फॉर फास्ट ट्रैक CIRP। तो कौन से, तो देखिए मैं लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एक नया पैराग्राफ ऐड हो जाएगा आफ्टर द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड, बट विच आर द प्रिस्क्राइब्ड वन? Central government has prescribed through a notification that an application for fast track CIRP may be made in respect of following corporate data, namely किस किस के respect में? A small company as per section 2 clause 85 of Companies Act, पढ़ते हो ना Companies Act section 2 clause 85, small company, जो भी उसके अकॉर्डिंग स्मॉल कंपनी उसके रेस्पेक्ट में फास्ट ट्रैक CIRP हो सकता है। B, a startup, बट स्टार्टअप शुड नॉट बी पार्टनरशिप फॉर्म, ये नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप का मीनिंग कैसे लेंगे? एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें ये बताया था कि स्टार्टअप मतलब क्या है। तो उस नोटिफिकेशन के साथ जो भी स्टार्टअप हैं उनका भी फास्ट ट्रैक CIRP हो सकता है, लेकिन वो स्टार्टअप पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। थर्ड, कोई अनलिस्टेड कंपनी है, उसके जो टोटल एसेट्स हैं एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, 1 करोड़ या उससे कम। इसका था कोई अनलिस्टेड कंपनी है और जिसके लास्ट फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं, मतलब लास्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसके उसमें जो एसेट जो टोटल रिपोर्ट किए गए हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़। इसका 3 केस हो गए, इनके रिस्पेक्ट में फास्ट ट्रैक CIRP हो सकता है। मतलब पूरा टॉपिक सेम रहेगा। फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ये ऐड हो जाएगा पैराग्राफ कि साहब कौन कौन से प्रिस्क्राइब्ड स्मॉल कॉर्पोरेट है जिसके रिस्पेक्ट में फास्ट ट्रैक CIRP हो सकती है। इनफैक्ट लेक्चर में शायद पहले मैंने ओरली बताया था, लेकिन अब मैं प्रॉपर लिखवा देता हूँ। एक तो स्मॉल कंपनी एज पर कंपनी एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 85, दूसरा स्टार्टअप, स्टार्टअप का मतलब लेना है एज पर नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, बट उस स्टार्टअप में पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में अगर कुछ है तो उसे नहीं लेंगे। तीसरा, कोई अनलिस्टेड कंपनी है जिसके टोटल एसेट 1 करोड़ या उससे कम है एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरह की आपके स्मॉल कॉर्पोरेट्स के रिस्पेक्ट में इट इज पॉसिबल टू गो फॉर फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। और आप जानते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में टाइम पीरियड हाफ हो जाता है, 180 की जगह 90 डेज का जो एक्सटेंज है उसकी जगह 45 डेज। तो पीरियड जब शॉर्ट हो जाएगा फॉर कंप्लीटिंग द CIRP तो ऑटोमेटिकली बिकम द फास्ट ट्रैक CIRP। तो ये सारे अमेंडमेंट्स थे इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 टॉपिक of the corporate restructuring valuation insolvency old syllabus paper relevant for June 2020 exam. That is all.